इंडो रशिया रिलेशंस में समथिंग इज हैपनिंग, कुछ नया हो रहा है। इसे कहा जा रहा है कि देयर इज अ न्यू चैप्टर बिटवीन इंडो एंड रशिया। हम जब न्यू चैप्टर की बात करेंगे तो सबसे पहले बात यह आती है कि हमें यह पता हो कि पुराना चैप्टर क्या था। तो उस बैकग्राउंड को देखते हैं कि पुराना चैप्टर क्या था। तो हम ये जानते हैं कि कोल्ड वॉर एरा के बाद से ही या भारत की इंडिपेंडेंस के बाद से ही, कोल्ड वॉर आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसके बाद से ही रशिया भारत को सपोर्ट करता रहा है। और कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स रहे हैं जिनको हम उंगलियों पर गिन सकते हैं कि उन एस्पेक्ट्स में, उन क्षेत्रों में भारत और रशिया का सहयोग रहा है। द फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हाँ, हम कूटनीतिक रणनीतिक साझेदार हैं, मतलब हम कब क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसमें रशिया हमें कंसिडर करता है, हम रशिया को कंसिडर करते हैं। अनदर इज डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप। यस, दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हैं, दोनों देशों में एक दूसरे के राजदूत होते हैं, राजदूत निवास हैं, और हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस या कोई भी मुद्दा है, किसी कंसर्न को हमें एक दूसरे को प्रोसीड करना है या किसी कंसर्न पर हमें डिसीजन लेना है, तो हमारे एक दूसरे के डिप्लोमेट्स जो राजनय है वो हमारा विद्यमान है। सेकेंड इज न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। यस, ऑब्वियसली भारत की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज या न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट में रशिया का अच्छा खासा योगदान रहा है, जो आपने बेसिक्स में पढ़ रखा होगा। इसके साथ में स्पेस कैपेबिलिटीज में भारत रशिया के साथ एक सहयोगी संगठन के रूप में कार्य करता रहा है। इसरो और एंट्रिक्स के द्वारा रशिया ने कई सारे सैटेलाइट्स भी एस्टेब्लिश किए हैं। एंड लास्टली मिलिट्री इक्विपमेंट्स या मिलिट्री जो हमारी साथ में R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, और इसके साथ में मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो हम परचेज करते हैं, जैसे कि S-400 मिसाइल है या ऐसी कई सारी जो मिलिट्री सहायताएं हैं, वो रशिया हमें प्रोवाइड करता रहा है। सो दोज आर द ओल्ड चैप्टर्स। ये सारे पुराने चैप्टर्स हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू चैप्टर। एक और नया अध्याय यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। द नेक्स्ट थिंग और द न्यू चैप्टर इज ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। भारत और रशिया के ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहे। बहुत अच्छे नहीं रहने का अर्थ ये है कि उनमें बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ता नहीं रही, हमारे आर्थिक संबंधों में एक दूसरे के ऊपर निर्भरता कभी भी नहीं रही। बट देयर इज अ सर्च इन 2022 एंड 23, 2022-23 के बाद से इसमें एक उठाव देखने को मिलता है। एक ग्राफ में हम सर्च देखते हैं। द सर्च इज अबाउट 458%, यानी कि लगभग 4.5 गुना हमारे आर्थिक जो संबंध है उनकी साइज बढ़ जाती है, लगभग 4.5 गुना हो जाते हैं। उसमें अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट की बात करें तो 220 गुना यानी कि लगभग 2.5% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, वहीं 634% या 6.5 गुना हमारा इंपोर्ट बढ़ा है रशिया से। सो यहाँ पर हमें यह समझ में आ रहा है कि हमने इंपोर्ट रशिया से ज़्यादा किया है और कुछ बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया है। पर इकोनॉमिक रिलेशंस की जो साइज है, मान लीजिए कि पहले $100 बिलियन का इकोनॉमिक रिलेशन हुआ करता था, वो अब 450 बिलियन का इकोनॉमिक रिलेशन हो गया। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि ये 4 गुना, 4.5 गुना बढ़ गया, 5 गुना बढ़ गया। तो ऐसा कौन सा चीज है जो मोस्टली इस इकोनॉमिक रिलेशन को बूस्ट कर रही है, इसको बढ़ा रही है? द थिंग इज क्रूड ऑयल। ये हम सभी जानते हैं कि कोविड के बाद में रशिया ने जैसे ही यूक्रेन को इन्वेड किया, इंडिया की अगर हम बात करें तो हमने रशिया को और यूक्रेन को नेगोशिएशन की टेबल पर लाने के कई प्रयास किए हैं और भारत अभी भी मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। परंतु वेस्टर्न कंट्रीज ने स्टार्टेड द सैंक्शंस। उन्होंने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, बहुत सारी बाध्यताएं लगा दी, प्रतिबंध लगा दिए। जब वो प्रतिबंध लगा दिए गए तो रशियन डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न मार्केट, रशिया का जो ऑयल वेस्टर्न मार्केट में बिका करता था वो बंद हो गया। एंड रशिया ऑफर्ड क्रूड ऑयल एट अ चीप प्राइस टू इंडिया। एंड एज अ नेशनल इंटरेस्ट, हम हमारे राष्ट्रीय हितों को देखते हुए, हमारे देश की महंगाई को देखते हुए, आम लोगों को या देश की इकोनॉमी को देखते हुए, अगर हमारे को कहीं पर चीप रेट में क्रूड ऑयल अवेलेबल था, सो वी एक्सेप्टेड द ऑफर। और ये जो इकोनॉमिक रिलेशन की साइज बढ़ी है, द रीजन बिहाइंड इज द क्रूड ऑयल। और आप ये देख रहे हैं कि हमने एक्सपोर्ट ही ज़्यादा किया है, तो एक्सपोर्ट आपने ज़्यादा किया है तो उसमें मोस्टली हमने क्रूड ऑयल ही मंगाया है। सो दिस इज द न्यू चैप्टर
कि हमारे आर्थिक संबंध अच्छे बढ़ रहे हैं। बट इसके साथ में एक प्रॉब्लम हो गई। हाँ, ये तो आपने रिकॉग्नाइज कर लिया होगा या यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि सर हम इंपोर्ट ही ज्यादा कर रहे हैं और हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सो ये ट्रेड डिफिसिट हो जाएगा, व्यापार घाटा जिसको हम कहते हैं। दैट इज ओके, यहां तक ठीक है। इससे पहले एक और प्रॉब्लम हुई थी कि हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो अगर हम डॉलर में कर रहे हैं, सो बोथ द कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन द डॉलर। हम अगेन डॉलर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हम अगेन डॉलर पर ही बने हुए हैं। सो वी स्टार्टेड अ वोस्त्रो नोस्त्रो अकाउंट। वोस्त्रो नोस्त्रो अकाउंट एक ऐसा टर्म है जो आपके प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, या आप आंसर में इसे कोट कर सकते हैं। वाई? हम रूपी रूबल एक्सचेंज के लिए हमने वोस्त्रो नोस्त्रो अकाउंट स्टार्ट किया। बट द मेजर हर्डल वॉज कि भारत के पास ऐसा कोई एक्सपोर्ट नहीं है जिसकी डिमांड रशिया में बहुत ज्यादा हो। गेटिंग दिस? द मेन थिंग इज कि हमें अपना जो एक्सपोर्ट है, हमारी जो एक्सपोर्ट बास्केट है, उस चीज में डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, उन चीजों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा जो रशिया में जिसकी डिमांड है, और इसके साथ में या फिर हमारे यहां से एक्सपोर्ट हो रही है पर वो हायर कॉस्ट पे है और कोई देश उन्हें चीप रेट पर, कंपेटिटिव रेट पर अवेलेबल करवा रहा है, तो भारत को इस चीज पर फोकस करना पड़ेगा। एंड द टारगेट ऑफ बोथ द ट्रेड रिलेशन, ये हम कहीं पर लिख सकते हैं, दिस इज द $100 बिलियन, $100 बिलियन का 2030 तक भारत और रशिया के ट्रेड का टारगेट रखा गया है। रिसेंटली व्हेन मोदी विजिटेड रशिया, एंड करंटली अगर हम बात करें तो ये लगभग $55 बिलियन पर बना हुआ है। यानी कि हम अपने ट्रेड रिलेशंस को की साइज जो है उसको लगभग दोगुना करने पर टारगेट कर रहे हैं। और उसका तरीका क्या होगा कि हमें उन चीज़ों पर फोकस करना होगा जिसको रशिया में हम एक्सपोर्ट कर सकें। ऐसे हमारी बास्केट में जो जो आइटम्स अवेलेबल हैं, जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं, उनका डाइवर्सिफिकेशन करना होगा और हमें वो रशिया को अवेलेबल करवानी होगी। दिस इज हाउ द न्यू चैप्टर विल बी रिटन। कैसे लिखा जाएगा नया अध्याय। ओके, हैव अ वेरी गुड डे।